कच्चा घर देखा होगा, जिसपे मिट्टी का घर होता है, काऊ डंग से लिपाई होती है, गोबर वगैरह से लिपाई होती है, बिल्कुल वैसे ही घर में रहा करती थी। और मेरा जो स्कूल हुआ करता था वो बोरियों को सिल के नीचे चारपट्टी बिछाई जाती थी, वैसे मैं नीचे बैठ के पढ़ाई की है। तो किसी ने ऐसे पढ़ाई की है क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आप सब मुझसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि देखिए वहां पे आपने पढ़ाई स्टार्टिंग में कैसे भी की हो, यहाँ तक का स्टेज मिल सकता है आपको। तो उस टाइम पे मिट्टी की गोलियों से मैंने, जब चूल्हे में सेकते हैं तो मिट्टी की गोलियां बनती हैं, तो उससे मैंने काउंटिंग करना सीखी थी। और किसी ने यहाँ पे नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, यूकेजी पढ़ा है क्या? मैंने नहीं पढ़ा। मेरा डायरेक्ट में एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में, और मेरी मॉम मुझे मेरे छोटे भाई को कमर पे बैठा के भेज दिया करती थी स्कूल कि हमको घर में बहुत काम है, इसको साथ में लेके जा। राइट, तो मेरे भाई ने फ्री में फर्स्ट क्लास पढ़ी कमर पे बैठ के। राइट, तो ऐसे हमारा जाना होता था। और अगर बचपन की अचीवमेंट है तो क्या अचीवमेंट हुआ करती थी? टायर रेस की है किसी ने? टायर रेस, मतलब सब हमारे यहाँ पे जब बैठे हुए हैं, मैंने भी टायर रेस में कौन सबसे फर्स्ट आएगा, तो वो हमारा उस टाइम पे अचीवमेंट हुआ करता था। और 10 किलोमीटर की रेंज में, हेलो, वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? क्लियर? ओके। तो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की रेंज में गंगा जी हुआ करती थी। तो हम क्या करते थे कि कौन सबसे तेज दौड़ लगाएगा और गंगा जी में पहले छलांग मारेगा, ऐसी हमारी रेस हुआ करती थी और ऐसी अचीवमेंट हुआ करती थी। करते हैं अभी? ऐसा आपने किया हुआ है कभी? तो ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। मेरी फैमिली में मेरे पापा जो थे, फादर जो थे, वो पुलिस की जॉब में सिपाही की नौकरी पे हुआ करते थे। तो लाइफ बहुत ही अच्छी प्यारी आप कह सकते हो कि जो मुझे मिला भगवान का दिया। राइट, बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको कर रही थी, लेकिन कभी पता नहीं होता कि कब लाइफ में क्या हो जाए। यस और नो? मेरे फादर की जो तबीयत है वो थोड़ी सी खराब होनी शुरू हुई। वो अपने जॉब में थे और वहाँ पे उनके स्टमक में बहुत अचानक से पेन वगैरह होना शुरू हुआ। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा कि दिखा लीजिए, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में दिखाते नहीं हैं, लाइटली ले लेते हैं। ऐसा ना? तो लाइटली लिया, लेकिन फिर बाद में जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इलाहाबाद में मेन सिटी में हम लेके गए, और वहाँ पे जब हमने चेकअप कराया तो पता चला कि लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। उस टाइम पे मैं 8 साल की थी। मेरे 2 छोटे भाई, एक भाई 1 साल का ही था। और जिन लोगों की आप बात करते हो, ओके श्योर, थैंक यू। तो वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई जब हमारे परिवार में ऐसी खबर आई कि ऐसी सिचुएशन है और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो, तो आपको पता है कि उस घर की कैसी कंडीशन हो जाती है जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है। जिन लोगों की आप बात करते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपने सुना होगा यार ऐसा कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। जिन लोगों की आप बात करते हैं, उन्हीं लोगों के पास में मेरी मॉम मेरी उंगली पकड़ के लेके गई कि मेरे हस्बैंड को इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, एक सिंगल इंसान ने हेल्प नहीं की। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज आपको बुरा लगता है कि लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, बुरा लगता है, लोग बोलते हैं पैसे नहीं है। उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने बोला था कि तुम्हारे पापा को बचाने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। 8 साल की उम्र में मैंने ये सुन लिया था। आप आज सुनते हो, आप आज सुनते हो अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से कि मेरे पास में टाइम नहीं है, सुनते हो। मैंने 8 साल की उम्र में अपने डॉक्टर से सुना था कि तुम्हारे पापा के पास में टाइम नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद है, लखनऊ में मेरे फादर का इलाज चलाने के लिए गया। KGMU मेडिकल कॉलेज है, जब कहीं पे भी रास्ता नहीं बचाने का तो KGMU लेके जाया जाता है कि वहाँ पे कुछ उम्मीद रहे बच जाने की। और लास्ट टाइम पे ये कह के बुलाया गया था कि तुम लास्ट टाइम मेरे पापा को देख रही हो, कम से कम कुछ पानी वानी पिला दो। और हम जानते थे कि हमारे फादर नहीं रहेंगे और हम जाके वहाँ पे पानी पिला रहे थे।
तो वेरी फर्स्ट टाइम आपको भी पता है कि एक बेटी जो होती है अपने पापा की कितनी लाडली होती है। यहाँ पे जितनी बेटियां सब जानती होंगी ये बात, और हर वो आदमी समझ रहा होगा जिसकी बेटी होगी कि वो अपने पापा की कितनी लाडली होती है। द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही थी और मेरे फादर ने उठ के मुझे गले से नहीं लगाया था, द वेरी फर्स्ट टाइम। और ना उससे पहले कभी ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आया नहीं था। बहुत लाडली, कभी हाथ नहीं उठाया, ऐसी सिचुएशन थी। मैं हॉस्पिटल से जैसे ही पानी पिला के मैं बाहर निकल ही रही थी कि मैंने देखा बाहर रोड पे मॉम रोई जा रही है, सड़क पे बैठ के, कोई उठाने वाला भी नहीं आ रहा, सड़क पे बीच में सड़क पे बैठ के रो रही है। मैं, मुझे क्या पता मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, 8 साल की उम्र में मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता था। बाकी सब लोग, और मैं आपको बताऊं जिस जगह से मैं बिलोंग कर रही थी वहां पे अगर आपके पिता की डेथ होती है, आपके हस्बैंड की डेथ होती है, तो उसकी डेथ का जिम्मेदार भी आपको बना दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पे लेडीज समझ रही होंगी इस बात को कि ऐसी सिचुएशन थी और कोई पूछने नहीं आ रहा था तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया, वजन घटता चला जा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। आज आप लोगों से बोला जाता है कि अभी हम है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी और पढ़ाई किया था उन्होंने, पापा ने उन्हें जॉब नहीं करने दी कि अभी हम है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताना भूल गए थे ना कि अगर हम नहीं रहेंगे तुम्हें देखने के लिए तो कौन देखेगा, कौन देखेगा तुम्हें, कौन तुम्हें सहारा देगा, कुछ नहीं पता ना। मैं बहुत कम बताती हूँ, मैं आपको आज यहाँ पे बता रही हूँ कि विदिन 2 महीने के अंदर में, 2 से 3 महीने के अंदर मेरी पूरी पैटर्नल फैमिली खत्म हो गई थी। दादाजी की डेथ हो गई, दादी जी की डेथ हो गई, चाचा की डेथ हो गई, अभी कुछ टाइम पहले मेरे बुआ जी की डेथ हो गई। कोई पैटर्नल फैमिली में नहीं बचा। मेरे नाना जी बहुत घबरा गए। नाना कहे कि इस तरीके से तो मेरी बच्ची वहां पे नहीं रह पाएगी, जिंदा ही नहीं रह पाएगी, तो हम क्या देखेंगे। तो वो हमें वहां से इलाहाबाद से लखनऊ लेके आए और कहते हैं ना कि एक माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। ये सुनो, जिस टाइम पे शोक मनाने वाला टाइम था, जिस टाइम पे रोने वाला टाइम था, जिस टाइम पे अपने पति की मौत की बातें हो सकती थी, उस टाइम पे मेरी मॉम ने पुलिस की जॉब ज्वाइन की जस्ट बिकॉज कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था। और आपको पता है कि पुलिस की जॉब कितनी टफ होती है। और वो ट्रेनिंग में थे। ट्रेनिंग में आपको बताऊं, कभी बुलेट फायरिंग करना था, तेज दौड़ना था, तेज दौड़ के भाग के, उस टाइम को सिचुएशन क्या रही होगी, तेज दौड़ना, हर्डल्स पार करना, बीच में हर्डल्स रखो, उसको पार करो, साथ में हाथ में लोहे का गोला उठाओ, उसको दूर फेंको, उसमें नहीं निकले तो तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं भर पाओगी तुम। ये प्रेशर था मेरी मॉम के पास में। आज लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि पूर्णिमा तुम इतनी बोल और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे रहती हो। मैं उनसे यही बोलती हूँ कि ना कभी मेरी माँ ने हार मानी, ना उनकी बेटी मानेगी कभी। मदर फादर के रहे। मेरी मम्मी मुरादाबाद गई, वहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पुलिस की ट्रेनिंग उन्होंने ज्वाइन की। मैं यहाँ पे लखनऊ में अपनी स्कूलिंग वगैरह कर रही थी अपने छोटे भाई के साथ में। गुड्डा गुड़िया खेलने वाली मेरी उम्र थी और उस उम्र में मैं आपको बताऊं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी। मैं पेरेंट बनके, मैं पेरेंट भी थी और मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई नहीं आता था, हमेशा डांट सुनती थी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों को पिकअप करने जाते हो, बच्चा खुश रहता है पूरे दिन, है ना, मम्मी मेरे लिए आई है, टिफिन बॉक्स बनाई है ना, कुछ ना कुछ खिला दे, टॉफी जहाँ आता था, जहाँ आइसक्रीम आता था, वहाँ बच्चे आपके पैर पकड़ के ऐसे गिर जाते होंगे, है ना, कि मुझे दिलवा दो। मेरा भाई ऐसा, मैं उस मोड़ से नहीं लेके जाती थी जिस जगह ऐसा ठेला होता था। पता था बहन दिला ही नहीं पाएगी, किसी पास पैसे ही नहीं है ना, नहीं जाती थी। और ऐसी सिचुएशन थी कि क्या किया जाए। घर में ऐसा माहौल था कि मतलब घर का बर्तन मांज दो या फिर कुछ ऐसा कर दो। मेरे नाना कोई अलग से रूम तो नहीं बनाए थे मेरे लिए कि वहाँ पे पता हो पहले से ही आना है, नहीं। तो ऊपर एक स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम में मैं जब वहाँ से शिफ्ट होके इलाहाबाद से लखनऊ आई थी तो वहाँ पे एक तख्त लगा, तख्त के नीचे मसाले के डब्बे रखाए, किनारे में एक स्टोव रखाया और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ अपनी लाइफ के मैंने 10 साल बिताए।
स्टोर रूम में। वहां पे वो सिचुएशन थी। मैंने अपने नाना से कहा कि नाना ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ, जिस तरीके से बाकी मम्मी पापा रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ में करते हैं, वैसे मैं भी अपने भाइयों के साथ में रहूं, उसी तरीके से करूं, मेरे साथ में भी ऐसा हो, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे नाना ने, जैसा आप सभी लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स ला, अच्छी जॉब ज्वाइन कर, तो तू वो सारी चीजें अपनी फैमिली को दे सकती है जो तुम देना चाहती हो। यही कहते हैं, यस और नो? यही मेरे नाना ने कहा। तो जब मेरे नाना ने कहा, मैंने कहा कि अगर यही रास्ता है, अगर यही रास्ता है जिससे मैं अपनी फैमिली की सारी खुशियां दे सकती हूँ, तो मैंने भी जिद ठानी कि नहीं यार, मुझे ये करके दिखाना है और ऐसे दिन मुझे अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, मुझे इतिहास रटना नहीं, मुझे इतिहास। मैंने अपना बेस्ट देना शुरू किया, बहुत अच्छे मार्क्स लाने शुरू किए। अप्रॉक्सीमेट 10th क्लास में मैं आपको बताऊं 96% मैंने मार्क्स स्कोर किए थे। डेडिकेशन थी, लगन थी, 12th में अबव डिस्टिंक्शन मेरे मार्क्स थे। चाहती थी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना, क्या कर दूं मैं, जिद थी ना, बहुत जिद ठान ली थी कि करके रहूंगी। ऐसी सिचुएशन मैंने दे सकती, ऑप्शन नहीं था कुछ कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। लेकिन एक बार मन तो करता है कि हाँ कुछ अपने लिए भी कर लो। यूथ का मन करता है ना, कुछ अपना क्रिएटिव, अपना नाम बनाया जाए, कुछ अपने लिए किया जाए, ऐसा कुछ मन करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, राइट? तो मेरा भी मन था कि कुछ अच्छा किया जाए, अपने लिए नाम बनाया जाए। तो मेरी डिजाइनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम फैशन डिजाइनिंग ट्राई करो। अगर तुम फैशन डिजाइनिंग ट्राई करती हो तो उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं ट्राई करती हूँ। और जब मैंने ट्राई किया तो मैं आपको बताऊं, इंडिया लेवल पे जो सबसे बेस्ट फैशन डिजाइनिंग के कॉलेजेस हैं, निफ्ट, एनआईडी एंड पर्ल, वो मैंने मुंबई ब्रांच से क्वालिफाई किया। मुझे मुंबई ब्रांच मिला, मुंबई ब्रांच और साथ में नोएडा ब्रांच मिला। और बहुत खुश, मैं तो बहुत ही खुश थी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, अपना रिजल्ट लेके कि यार इतने अच्छे मेरे मार्क्स आए, इतना अच्छा मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं दौड़ी दौड़ी अपनी मॉम के पास में गई और मैंने अपने मॉम से कहा कि मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुंबई ब्रांच में मेरा सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कितनी फीस है? कहा कि एक सेमेस्टर की 80,000 रुपए। एक सेमेस्टर की 80,000 रुपए हम कैसे करवा पाएंगे? तुम्हारे 2 भाई भी तो हैं, उनको भी तो पढ़ाना है। ऐसा आपके साथ होता है यस और नो? आपके साथ में भी होता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन आपकी फैमिली के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। यस, मैं आपको बताऊं, एक माँ ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता जब वो अपने बच्चे को मना करती है कि तुम्हें ये नहीं करा सकती। लगता है ना? जब आप साइकिल मांगता है, आप उसको मोटिवेशन देते हो, दिवाली में दिलवाएंगे, अच्छे मार्क्स ला तब दिलवाएंगे, ऐसे मोटिवेशन देते हो ना। मेरी मम्मा ने भी कहा कि नहीं दिलवा सकती। साथ में ये भी बोला कि देखो तुम्हें दूसरे घर जाना है, वो दोनों बेटे हैं मेरे, उनको घर चलाना है, ठीक है, तो हम नहीं करवा पाएंगे तुम्हें। ऐसे करके मुझे बोला। मेरे दिमाग में भी एक ही चीज आई यार कि लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, लेकिन ये भी बात सच है, लड़कियों के बिना भी कोई घर नहीं होता है। बस फिर क्या, फिर जिम्मेदारी थी, बहुत कुछ करना था, घर की बड़ी बेटी थी। तो मैंने, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मैंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। उसके साथ साथ में मुझे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मिली। मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया। मैं आपको बताऊं, मेरे 4 साल का बीटेक मैंने 20,000 में करवा लिया। इतनी अच्छी मेरी रैंकिंग थी, मेरी सीट थी कि मैंने 20,000 में अपना 4 साल का बीटेक कंप्लीट किया। अब आगे क्या? अब आगे क्या करना है? जैसे हर एक यूथ के मन में आता है कि व्हाट नेक्स्ट, ये सुनो, अब आगे क्या करना है? 4th ईयर में मैं देख रही थी कि 10,000 की जॉब के लिए कहीं टॉपर भी लाइन में लगा हुआ है, कहीं एक्सपीरियंस पर्सन भी लाइन में लगा हुआ है, वही मैं भी लाइन में लगी हूँ। तो वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देंगे? ऐसा ना, क्यों देंगे, राइट? और अगर गेट एसएससी की प्रिपरेशन की बात करूँ मैं, गेट एसएससी जेई वगैरह की प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम पैसे कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं पैसे? माता पिता से लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं। अच्छा, 1-2 नंबर से छूट जाते हैं, फिर कहाँ से लेते हैं? फिर कहाँ से हम पैसे लेते हैं? पेरेंट्स से लेते हैं। फिर से 1-2 नंबर से छूट गए तो फिर पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। 26 की एज हो जाती है, हम पेरेंट्स से पैसा लेना बंद नहीं करते और हमें इसमें बहुत प्राउड फील होता है बहुत सारे लोगों को।
राइट। लेकिन मेरे साथ में ये चीज नहीं हो सकती थी क्योंकि मैं 8th-9th क्लास से ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी अरेंज कर सकूं 8th-9th क्लास से। तो अब मेरे पास में तो ये ऑप्शन नहीं, अब क्या किया जाए। अभी आपने कोविड का टाइम दिखा है, सुनो कोविड के टाइम में कितने लोगों की प्राइवेट जॉब्स गई कि नहीं, कितने गवर्नमेंट जॉब के लोग थे जिनकी सैलरी कट डाउन हुई, बहुत सारी लोन्स ले रखे थे जिनकी ईएमआई सही टाइम पे पे नहीं कर पाए। यस, तो ये सिचुएशन आई। आपको नहीं लगता ये सिचुएशन तब भी आती है जब हमारे घर में अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है? जो पैसा कमा के लेके आता है अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या घर में पैसा आएगा? क्या घर में पैसा आता है? नो। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीमार पड़ गई तो मेरी जगह पे मेरा भाई जाके सर्जरी कर सकता है, या मैं लॉयर हूँ तो मेरी जगह पे जाके मेरी बहन केस लड़ सकती है, या फिर अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी जगह पे जाके मेरी मॉम बिल्डिंग डिजाइन कर सकती है क्या? आप दुकान नहीं खुलेगी तो आज घर में पैसा नहीं आएगा। तो ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? कहते हैं ना कि भाई भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और 4th ईयर का टाइम था और मेरे सामने 2 पर्सनालिटीज आए और जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा किस्सा है। जब मैंने प्लान देखा तो कहते हैं ना लोगों के दिमाग में कभी कभी शनि सवार होता है, होता है ना, सही टाइम पे सही बात समझ में नहीं आती, शनि सवार होता है। तो मेरे दिमाग में भी शनि सवार था और इंजीनियर थे तो लॉजिक दिमाग तो लगाना ही था, है ना। यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या मेरे भाई दोस्त? राइट, अच्छा राइट। तो हम लॉजिक वाले बंदे। अब है कि देखो भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन नंबर 1 कंपनी मत बोल देना, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा जो अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ज्वाइन थे। कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ नहीं आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा सब तो ठीक है लेकिन नंबर 1 कंपनी मत बोल देना। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, इतना पैसा यहाँ से आता है तो इंजीनियर डॉक्टर क्यों बन रहे हैं लोग? आपके पास में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं? यस और नो? आते हैं? यस। मेरे पास में भी मैंने भी कहा कि यार इंजीनियर डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, यही बन जाए, है ना, क्यों हम बाकी का फर्जी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मेरा मनोभाव देखा। और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दिनेश कर्दम सर एंड रजनीश कुमार। उन्होंने बहुत पेशेंटली, बिजनेस पेशेंस तो सिखा ही देता है, और उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे ऑब्जर्व किया। उन्होंने मुझसे सिर्फ कहा कि पूर्णिमा जी मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्या करूंगा? सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बस एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। वो क्वेश्चन था, क्या आपके पास में दूसरा कोई रास्ता है जहां से इतनी अच्छी पैसिव इनकम आ सके? क्या कोई और रास्ता है? आपके पास में कोई और रास्ता है जहां से पैसिव इनकम आ सके? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि जो कंपनी टॉप 100 में, वर्ल्ड के टॉप 100 में भारत की इकलौती कंपनी हो तो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी, ये आप बताओ। मैंने कहा कौन सी पोजीशन पे होगी? नंबर 1 पोजीशन पे होगी, ऑफ कोर्स की बात है, राइट। तो जब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से आज ग्रो कर रही है 16-17 साल के अंदर में, तो मैंने कहा कि यस अब मुझे करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बार ये वर्क ओके, एक बार जोरदार तालियां चाहिए मेरे पास। ये मेरा विलेज है, आप देख सकते हो, राइट। ऐसे टाइप के घर में मैं रहती थी। और ये 6 जून 2018 का दिन था जिस दिन मैंने बिजनेस में अपने कदम रखे थे। और ये आपको बताओ जमीन में मैं बैठी हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ में। वहाँ पे जमीन जगह इतनी जगह नहीं थी कि मैं वो मीटिंग दे सकूँ। और ये मीटिंग मैं बताऊंगी किसकी थी। ये मीटिंग थी मेरे ग्रेट अप क्लाइंट विवेक कुमार सक्सेना सर की। ये सेशन मैंने जब देखा, ये सेशन में मैंने देखा कि हर कोई इंसान, कोई भी पर्सन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसको बोलना नहीं आता है, जिन्होंने इवन मैं बताऊं ऐसे पर्सन भी जिनको घर में जाके वो काम किया करती थी, ठीक है, वो भी पर्सन स्टेज पे आ रही थी और स्टेज पे आप बोल रही थी मेरा पहला चेक 97 का था
और आज मैं जो इनकम कर रहा हूँ वो 97,000 रुपीज कर रहा हूँ। कोई पर्सन आ रहे थे कि आज मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5 लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ। कोई पर्सन आ रहे थे, मैंने कहा इतनी अगर मतलब सोचो कि अगर पढ़े लिखे ना होने के बावजूद इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, राइट, इतनी अच्छी ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ में बहुत हर टाइप का पर्सन ग्रो कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकती। एक विश्वास आया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो बच्चा होता है उसको डर क्या होता है पता होता है, जो बचपन में नहीं डर पता होता है उसको नहीं, उसको तो भाई गिर जाएगा तो उठ जाएगा। तो उसी तरीके से मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या काम नहीं कर सकती, मुझे भी नहीं पता था। जैसे ही मैं बहुत मोटिवेटेड होकर अपना घर के प्रोडक्ट्स लेके, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स लेके मैं घर पहुंची, मुझे बताने वालों की संख्या बढ़ गई कि तुम क्या काम नहीं कर सकती। ऐसा होता है? कौन लोग होते हैं ऐसे? हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर वाले, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। पूरा कॉन्फिडेंस होता है, मतलब हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किसके पास में होता है? घर वालों के पास में, कि तुम ये काम नहीं कर सकती। बस फिर क्या था कि मेरे मॉम को सामने जब मैं प्रोडक्ट्स लेके आई उस वक्त मुझे कोई नहीं बताया, मैंने प्रोडक्ट्स लाके दिखाया कि मम्मी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। मम्मी ने कहा जिस तरीके से तुम ये सामान लेके यहाँ पे पैक करके लेके आई हो, बिल्कुल उसी तरीके से घर से बाहर निकल जाओ। हम मान लेंगे कि हमारे 2 ही बेटे थे, बेटी थी ही नहीं। मतलब इस तरीके से मतलब बहुत अच्छे लाइंस बोली गई, लेकिन मैं कुछ चीजें यहाँ पे मीटिंग में नहीं बता सकती हूँ। आप इमेजिन कर लो कि क्या क्या बातें मुझे बोली गई होंगी। तो अधिकारी की लड़की अधिकारी बनी, कोई तेज साबु शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें नहीं पढ़ाया लिखाया उतना बड़ा किया है। बोलते हैं आप लोगों से भी, है ना, ऐसा बोला जाता है। मुझे अंदर से गिल्ट फील होना शुरू हुआ, आपको भी होता होगा। मुझे लगा कि यार मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, तो सोच रही हूँ। अब मम्मी ये राजी हो रही है, मम्मी को ये पसंद आ रहा है, तो क्यों करूँ? मन में एक छोटा सा ख्याल कभी कभी आता है कि किसके लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, वही नहीं मान रहे। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि यार नाना कहते थे, नाना मेरे डिप्टी एसपी, उन्होंने कहा कि जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा। मम्मी मेरी कहती जो मैं नहीं कर पाई अपने बच्चों, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए 3 बच्चों को नहीं पढ़ा पाए वो। मैंने कहा कि जब वही सेम काम मैं भी करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? मुझे एक बात समझ में आ गई यार कि अगर अपने घर की दशा बदलनी है तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। बस फिर क्या ठान लिया मैंने कि नहीं, अब मुझे मेरा बस एक ही सपना है कि मुझे अपनी माँ के सारे सपने को पूरा करना है। एक सपना दिमाग में लेके मैं चली, और फिर मेरे साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या हुआ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उसमें बहुत सारे आप लोगों के साथ में कभी ऐसा होता होगा कि बीइंग गर्ल्स में भी, बॉयज में भी, बहुत सारे जेंट्स में भी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, यस और नो? आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए वरना अच्छा अब आवाज आई। तो यस कि दिक्कत आती होगी टाइम मैनेजमेंट की। मैं आपको बताऊं, सुबह का मेरा शेड्यूल क्या था। सुबह मॉर्निंग में खाना बना के कॉलेज जाना है, कॉलेज 5 बजे तक हुआ करता था। 5 बजे के बाद में 1 घंटा रेस्ट, उसके बाद 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी। अब बताओ टाइम था मेरे पास में, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ राय करना था, कोई ऑप्शन था ही नहीं। फिर मैंने करना शुरू किया, तो फिर कैसे काम हुआ। सुबह मॉर्निंग में निकलती थी। अच्छा देखो, पूर्णिमा डॉक्टर की सलाह ले लो। क्या डॉक्टर की सलाह है कि सुबह शाम दोपहर खाना खाने से पहले अपलाइन को कॉल करना है, खाना खाने के बाद में डाउनलाइन को कॉल करना है। कभी कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं है। एक गोली खाना खाने से पहले और एक गोली खाना खाने के बाद, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी बिजनेस अच्छा